हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा कि जिसको पहले डाल्टन के द्वारा अविभाजित कण बोला जा रहा था, एक्चुअल में उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे, यानी उसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाएंगे, ओके, जिनमें मुख्य रूप से 3 पार्टिकल्स की बात हुई, एक आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। देन कुछ एटॉमिक मॉडल्स आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल प्रस्तावित किए और परमाणु की संरचना की व्याख्या करने का प्रयास किया, ओके, जिसमें आपने सबसे पहले देखा था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो किसके समान होता है, जैसा कि एक वाटरमेलन होता है, तरबूज, उसी प्रकार का आप क्या समझ लो, परमाणु समझ लो, ओके। और परमाणु में जिस प्रकार, उसी प्रकार धनावेश है जिस प्रकार की आपका तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है, तो वो लाल खाने वाले भाग को आप धनावेश मान लीजिए, और उसमें जो काले बीज बिखरे रहते हैं वो धनावेश में ऋणावेश, यानी कि प्रोटॉन में आपके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होंगे, ओके, ये उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने बोला कि आपका धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कुछ इस तरह से होती है कि पूरा जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी वैद्युत रूप से उदासीन होगा, क्लियर। देन प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है कि जिस प्रकार एक पुडिंग में आपके ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, धनावेश में ऋणावेश पाया जाता है, ओके। देन हमने रदरफोर्ड के एटम, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके बारे में बात की। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉइल ली थी, थिन गोल्ड फॉइल, बहुत पतली सोने की एक पन्नी ली थी, जिस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा रेज की क्या की, बॉम्बार्डमेंट की, और फिर उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन नोट किए और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और कुछ बातें बताई परमाणु को लेकर, ओके। तो इसको आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल from a radioactive source was directed at a thin foil of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Okay? तो क्या किया गया, एक तो उन्होंने सोने की पन्नी ली, ये गोल्ड फॉइल है जो आपको यहाँ पर येलो गोल्डन कलर का दिख रहा है, और इसके बाहर उन्होंने सर्कुलर वे में एक क्या लगा दी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी, ताकि जब भी उस पर आपका ये रेस टकराए तो वो चमक उत्पन्न करे, क्लियर, जो कि जिंक सल्फाइड की थी। whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point, okay। जैसे ही क्या होता था आपका, वो अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्क्रीन से टकराते थे तो वहां पर एक चमक उत्पन्न करते थे छोटी सी, ओके। The result of scattering experiment were quite unexpected. इस scattering experiment के जो results आए थे वो quite unexpected थे, यानी कि जैसे उम्मीद नहीं थी वैसे result निकल कर आए। According to Thomson model of atom, the mass of each gold atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom, and alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass, okay। क्या कहा गया, थॉमसन ने कहा था कि लाल खाने वाला भाग जो है वो धनावेश है, और चूंकि धनावेश ही क्या है, आपके परमाणु का द्रव्यमान है, तो उन्होंने बोला पूरे परमाणु में आपका जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और साथ ही क्या कहा गया, एन अल्फा पार्टिकल हैड इनफ एनर्जी, अल्फा पार्टिकल में इतनी एनर्जी है कि वो उससे डायरेक्टली पास हो सकता है, ओके, ये उन्होंने बोला। चलिए अब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या निकल के आया। It was expected that the particles would slow down and change direction only by small angles as they passed through the foil. It was observed that, okay, expected क्या था
ये एक्सपेक्टेड था कि जब अल्फा पार्टिकल आपके उस फॉइल से टकराएंगे तो जो उनका ओरिजिनल पाथ है उससे वो थोड़ा क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, या वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और स्लो डाउन हो सकता है पार्टिकल, और एक स्मॉल एंगल पे उन्होंने क्या बोला, उसका डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन ऑब्जर्व क्या किया, इट वाज ऑब्जर्व दैट इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलता है कि एटम है और उससे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ओके, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो ज्यादातर अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड होकर के पास हुए, यानी कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन ही चेंज नहीं, जैसा कि क्या बोला गया कि ये एक्सपेक्टेड था कि वो स्लो डाउन होंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एज इट इज निकल गए कॉइल से टकराकर। दिख रहा है ना यहाँ पे, ज्यादातर आपको क्या अल्फा पार्टिकल सीधे ऐसे ही निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं की। ओके, देन सेकेंड वन, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि उन्होंने जैसे ही वो फॉइल से टकराए और अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की या अपना ओरिजिनल पाथ को चेंज किया। ओके, थर्ड, a few very few alpha particles, approx 1 in 20,000 bounced back, that is what deflected by nearly 180 degree angle. Okay, हुआ क्या, अगर आपने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स डाले, ठीक है, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आया, ठीक है, कि आप सपोज बोल रहे हो कि यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है और इसमें हम अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल डाले सपोज, उन 20,000 में से एक पार्टिकल ने क्या किया, वो जहां जिस रूट से गया उसी रूट से वापस आया 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखने को मिली, इनके बेसिस पर अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूड क्या किया, वो हम पढ़ेंगे, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस नोट कर लेंगे और ये जो साइड में आपको पिक्चर दिखाई है ये भी बना देंगे आप। चलिए, अब कंक्लूजन क्या क्या निकला इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने जब ये ऑब्जर्वेशंस देखी कि कुछ एक तो क्या हो रहा है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आपके एज इट इज बाहर निकल रहे हैं सोने की जो पन्नी है उसको पार करके। दूसरा उन्होंने क्या बोला, बहुत कम मात्रा में ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, और अगर आपने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स डाले हैं तो उनमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रूट से गया, जो आपकी गोल्ड फॉइल थी उससे टकरा करके उसी रूट पर या उसी पाथ पर वापस आ गया। तो इससे अब निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका गोल्ड फॉइल में एटम्स होंगे, यहाँ पर ये 4 एटम आपको दिखाई गए। ओके, क्या हो रहा है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम से एज इट इज बाहर निकल रहे हैं। ओके, सेम जो उनका ओरिजिनल पाथ है उस पर वो जा रहे हैं। कुछ आपको दिख रहे हैं, जैसे इस वाले पार्टिकल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहे, स्मॉल डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है इनमें। एंड यहाँ पर आपको एक पार्टिकल ऐसा दिख रहा है जो टर्न बैक हुआ है। क्लियर, तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने। पहला, most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle passed through the foil undeflected. Okay, उन्होंने क्या बोला, अधिकतर अल्फा पार्टिकल चूंकि एटम से टकराए लेकिन टकरा करके सीधे निकल गए, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो एटम का यानी परमाणु का ज्यादातर भाग है वो कैसा है, खाली है, एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है। ओके, तो परमाणु में अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उसे सीधे पार करके निकल गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल। ओके, सेकंड उन्होंने क्या बोला, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repel
एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज एल्फा पार्टिकल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल आपके क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। अल्फा पार्टिकल आपके चूंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके रिपल्सन फील करके क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत कम कणों के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर भी बहुत कम आयतन में या बहुत कम मात्रा में एक जगह पर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज वहां पर विद्यमान है, यानी धनावेश उपस्थित है। ओके, चलिए next, calculations by Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. The radius of the atom is about 10 to the power minus 10 meter, while that of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter. One can appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus, then the radius of atom would be about 5 किलोमीटर। ओके, क्या कहा गया यहाँ पर, देखो दो चीजें बताई गई हैं। पहली चीज उन्होंने बोला है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात हुई, ओके, कि धनावेश भी है परमाणु के अंदर, लेकिन धनावेश बहुत कम स्थान घेर रहा है या उसका आयतन बहुत कम है जहां पर आपका धनावेश पाया जा रहा है। ओके, देन उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो धनावेश है वो किसी न्यूक्लियस में है, यानी परमाणु में एक ऐसा स्थान है जिसको नाभिक कहा जा रहा है, और उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज वहां पर विद्यमान है, और वो पूरे एटम की तुलना में उसका साइज बहुत छोटा है। समझ रहे हैं, यानी परमाणु का आकार बड़ा है, लेकिन अगर नाभिक की बात की जाए तो नाभिक का आकार बहुत छोटा है। अगर हम मान ले कि कोई नाभिक आपके क्रिकेट की बॉल के बराबर है, तो उसके लिए अगर हम परमाणु का आकार सोचे कि परमाणु का आकार कितना होगा, तो 5 किलोमीटर रेडियाई का जो आपका एरिया होगा वो क्या होगा, उसके लिए पूरा परमाणु होगा, यानी 5 किलोमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त मान लो। ठीक है, इतना एरिया मान लो आप अपने आसपास। 5 किलोमीटर कितनी ज्यादा दूरी होती है, ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर रेडियस का आप एक क्या कर लो, एक वृत्ताकार पूरा एरिया या फिर कोई जगह आप चुन लीजिए और उसके बीच में आप क्रिकेट की बॉल रख लीजिए, तो वो क्रिकेट की बॉल हो गया नाभिक, और वो पूरा 5 किलोमीटर त्रिज्या वाला पूरा वृत्ताकार जो जगह है वो क्या हो गया, वो एटम हो गया। तो यानी दोनों को कंपैरिजन किया गया कि कैसा उनका आकार होगा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो एटम है वो 10 टू दी पावर माइनस 10 है अगर, तो न्यूक्लियस का क्या होगा, 10 टू दी पावर 15 मीटर। ओके, ये रेडियस होगा। चलिए, तो सिंपल सी बात है, क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। अल्फा पार्टिकल लिए, सोने की पन्नी ली और पीछे एक सर्कुलर वे में फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी पर डाले तो वो क्या हुए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सोने की पन्नी से पार हो गए बिना डिफ्लेक्ट, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए जब वो सोने की पन्नी से टकराए, जिसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने बोला ज्यादातर जो स्थान है, पार्ट है एटम का, वो खाली है क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। ओके, कुछ एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन है, यानी बहुत कम आयतन घेर रहा है वहां पर परमाणु के अंदर क्या, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से है आपके, प्रोटॉन्स है। ओके, तो इतना उन्होंने इसमें बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ये कंक्लूजन आप लोग नोट कर लेंगे, देन हम आगे चलेंगे। ओके, on the basis of above observations and conclusions, Rutherford proposed the nuclear model of atom after the discovery of protons. According to this model, इतनी सारी जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी और फिर उन्होंने उन ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड किया कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद उन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रस्तावित किया जो कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने दिया। ओके, so the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो प्रोटॉन जिसे आप कह रहे हैं, वो
डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है एक बहुत छोटे रीजन में, बहुत स्मॉल रीजन में, और इस छोटे रीजन को और स्मॉल पोर्शन को क्या नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दिया। ओके, तो ये पूछा भी जाता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की है, या परमाणु में न्यूक्लियस की अवधारणा किसने दी है, तो वो रदरफोर्ड के मॉडल में आया है। ओके, एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद a very high speed in circular paths called orbits. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that of revolving planets. Okay, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, जो कि बहुत छोटे से पोर्शन में है वहां पर परमाणु में, उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, यानी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों। ओके, किस प्रकार, जिस प्रकार आपके सोलर प्लैनेट में, जिस प्रकार आपके सौर मंडल में क्या होता है, सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सूर्य हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर नाभिक हो गया है, और जो रिवॉल्विंग प्लैनेट्स हैं यानी घूमने वाले जो ग्रह हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर, तो इससे क्या समझ आया, एक तो आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला, क्योंकि प्रोटॉन है उसमें। ठीक है, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर उन्होंने क्या बोला, सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है, और इन वृत्ताकार पथ में कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह से आपके नाभिक के चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये उन्होंने अपने मॉडल में बताया। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके हैं निगेटिवली चार्ज, ये कैसे है, ये निगेटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। तो नाभिक के और इलेक्ट्रॉन, जो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो उनको एक दूसरे के संपर्क में बांधे हुए, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में यहाँ पर बताए, इनको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, ये आपका पूरा एटॉमिक मॉडल हो गया इसका, रदरफोर्ड का। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी, उनके बारे में बात करते हैं। पहले आपको समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट क्या था, मॉडल किस बेस पे उन्होंने तैयार किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, थिन गोल्ड फॉइल ली थी, और जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने जो भी वहां पर ऑब्जर्वेशंस देखे उनके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला और अपना एटॉमिक मॉडल रखा, जिसमें उन्होंने बोला कि एटम का ज्यादातर भाग खाली था, और एटम में बहुत कम और छोटे रीजन में आपका पॉजिटिव जो चार्ज है वो वहां पर उपस्थित है, और उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा यानी कि नाभिक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए हैं। और इसके बाद कमियां क्या क्या आई इस मॉडल में, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एन एटम कुड बी स्टेबल, वो ये नहीं बता पाए कि एटम स्टेबल कैसे। ठीक है, अब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए वो। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थ्योरी। However, particles traveling in a circular direction experience acceleration, and acceleration causes charged particles to emit energy. Electrons should eventually lose energy and fall into the nucleus. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन आपका, ये आपका नाभिक हो गया, और इसके बाहर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो घूमते वक्त क्या हो रहा है, सर्कुलर डायरेक्शन एक्सपीरियंस एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण आएगा उसमें, एंड एक्सीलरेशन कॉजेस चार्ज पार्टिकल टू इमिट एनर्जी, जब वो घूमेगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और इवेंचुअली क्या होगा, वो एनर्जी को लॉस करेगा यानी कि अपनी एनर्जी खो देगा। ऊर्जा जैसे जैसे कम होगी तो उसका जो ये वृत्ताकार पथ है, ये नाभिक था, वो वृत्ताकार पथ में यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कोई, तो वो क्या करेगा,
जैसे जैसे एनर्जी कम होगी उसकी, उसका सर्कुलर पाथ छोटा होने लगेगा इस तरह से, और अंत में क्या होगा, वो नाभिक में गिर जाएगा। तो इससे तो एटम आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया है, तो इससे आपके एटम के स्थायित्व की व्याख्या ही नहीं हो पाई। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस वाले मॉडल से हमें मेन पॉइंट ये समझ आता है कि उन्होंने नाभिक की तो खोज कर दी थी कि नाभिक है जो परमाणु के केंद्र में होगा, या फिर जिसमें पॉजिटिव जो चार्ज है वो वहां पर उपस्थित है, और जिसका आकार बहुत छोटा है पूरे परमाणु की तुलना। ओके, तो नाभिक के बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे परमाणु की। और साथ ही एक और कमी थी, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवल इलेक्ट्रॉन कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। ओके, तो ये लिमिटेशंस भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये दो आप मॉडल जो हमने यहाँ पे पढ़े, एक थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये वाला, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो गोल्ड फॉइल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर कंक्लूजन निकाले और अपना मॉडल दिया, फिर ये कुछ लिमिटेशंस आपने पढ़ी। आने वाले सेशन में हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की बात करेंगे। ओके, चलिए, तब तक आप क्या कर लेंगे, चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सेशंस में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।